हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 7 नातवंडांस पत्र इसको स्टडी करेंगे। नातवंडांस पत्र यानी नातवंड बोलते हैं पोता पोती को, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड चिल्ड्रन को लिखा हुआ पत्र। तो चलो देखते हैं कौन है आजोबा जिन्होंने अपने नातवंड को, ग्रैंड चिल्ड्रन को ये पत्र लिखा है और इस पत्र में क्या लिखा है। तो पहले ये ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो इसके ऑथर कौन है? नंदू नाटेकर, नंद कुमार नाटेकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1933। तो इनका इंट्रोडक्शन क्या है? हे भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेता आहेत। ये इंडिया के फॉर्मर बैडमिंटन नेशनल चैम्पियन है, यानी नेशनल लेवल पे इन्होंने बैडमिंटन की बहुत सारी टूर्नामेंट्स जीते हैं। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। तो कितने इन्होंने पुरस्कार जीते हैं? 100पेक्षा अधिक, यानी 100 से भी ज़्यादा। कितने साल खेला है? 15 साल इन्होंने बैडमिंटन खेला है इंडिया के लिए, और उसमें 100 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल भी और इंटरनॅशनल भी पुरस्कार, ट्रॉफी मिळवले आहे, जीते है। त्यांनी एकूण 6 वेळा मेन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये, मेन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। तो बहुत सारे इन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। 1961 त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सम्मानित करण्यात आले आहे। 1961 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार तो भारत का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो भी उस स्पोर्ट के जो सबसे ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो यानी ये बैडमिंटन के सबसे ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, तो इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। अब इस पाठ में क्या है? प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सान्निध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, यानी लेखक का जो बचपना था, बालपन था, वो कैसे गुजरा है? निसर्ग सान्निध्यात, बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी गांव के अच्छे एनवायरनमेंट में गुजरा है। समृद्ध बालपन यानी बहुत ही अच्छा बालपन। बैडमिंटनची आवड, और फिर इनको बैडमिंटन की आवड कैसे लगी, बैडमिंटन कब ये खेलने लगे। सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टींविषयीचा संवाद पत्ररूपाने आपल्या नातवंडांशी साधला आहे। तो सातत्यपूर्ण परिश्रम यानी कंटिन्यूस मेहनत करके उन्होंने जो यश यानी कामयाबी मिली इनको बैडमिंटन के जगत में, तो उसको इन्होंने इस पत्र में अपने नातवंडों के साथ शेअर किया है। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतला आहे। ये जो प्रेजेंट लेसन है, ये इनकी बुक है आजी आजोबांची पत्रे, दादा दादी के लेटर्स, उसमें से लिया गया है। तो ये दादा का लेटर है अपने पोते पोतियों के लिए। तो चलो देखते हैं इस लेटर में क्या है बच्चों। अब ये लेटर यहाँ शुरू हो रहा है। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, अनेक आशीर्वाद। अब इनके पोता और पोतियों के नाम क्या है? उद्धव, मेघा, मिहिका और जानवी। तो अनेक आशीर्वाद, तो बड़ा जब छोटों को पत्र लिखेगा तो क्या देता है? आशीर्वाद देता है, और छोटे बड़ों को पत्र लिखते हैं तो वो नमस्कार कहते हैं। तो कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। कितीदा तरी, कितनी ही बार, मनात येते मेरे मन में आता है कि तुम्हा चौघांबरोबर, तुम चारों के साथ बसून बैठकर तुमच्याशी, तुम्हारे साथ मनसोक्त गप्पा माराव्यात, दिल भर के बातें किया जाए। मी माझे बालपण कसे घालवले, मैंने अपना बचपन कैसे बिताया ते तुम्हाला सांगावे, ये तुमको बताऊं। माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते, मेरे स्कूल के और कॉलेज के दिन कैसे थे ते सांगावे, ये तुमको बताऊं। आणि पुस्तकांतून, मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे। और मैंने बुक्स में से, पुस्तक यानी बुक, मित्रांकडून अपने दोस्तों से, शिक्षकांकडून अपने टीचर्स से
काय काय क्या क्या आणि कसे कसे और कैसे कैसे शिकलो मैंने सीखा ते सांगावे, ये तुमको मैं बताऊं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे और सबसे इम्पॉर्टंट म्हणजे माझ्या आई-वडिलांकडून, यानी मैंने अपने माँ बाप से, तुमच्या पंजी पंजोबांकडून. तो तुम्हारे कौन हो गए वो? दादा के भी पिता और माता क्या हो जाएंगे? परदादा, क्या बोलते हैं उसको, परदादा. यानी यहाँ पर मराठी में क्या बोलते हैं, पंजी पंजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून, उनके प्रेम से मी काय शिकलो, मैंने क्या सीखा, हे ही तुमच्याशी बोलावे, ये भी मैं तुमसे कहूँ, तुमको बताऊँ, यानी अपना एक्सपिरियन्स ज़िंदगी का तुम्हारे साथ शेअर करू. पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, म्हणून वाटले की तुम्हाला हे पत्र लिहावे. पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना, लेकिन प्रत्यक्षात आमने सामने, जब हम आमने सामने बैठ के बातें करते हैं तो मोकळेपणा इतना फ्रीली मनासारखे बोलता येतेच असे नहीं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो तो आजूबा है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनसे क्या फ्रीली बात करेंगे, थोड़ा संकोच तो रहेगा. तो इसलिए वो क्या सोच रहे हैं कि लेटर में मैं सारी चीज़ें अच्छे से लिख दूं तो कोई संकोच नहीं होगा, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएगी. मी शिकायला सांगलीला होतो. तो अब ये अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस पूरा बता रहे हैं. तो इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, अपने स्कूल डेज से शुरू कर रहे हैं कि मैं सीखने के लिए सांगली में था. सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे. सांगली महाराष्ट्र में एक गाव का नाम है. आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्याजवळ एक बाग होती. हमारे स्कूल के बाजू में एक बहुत बड़ा मैदान था और उसी के पास में एक बगीचा भी था. अब अपने स्कूल से ये शुरू कर रहे हैं, स्कूल के पास में मैदान था तो वहीं से ये खेलते खेलते इनको स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट आया होगा. आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो. हम वहाँ पर दिल भर के खेलते थे, मनसोक्त दिल भर के. हुंडायचो, हुंडायचो यानी घूमते फिरते थे. झाडांवर चढायचो, झाड़ के ऊपर चढ़ते थे. पाऊस आला कि त्यात चिंब भिजायचो, बारिश आई कि उसमें एकदम पूरा भीग जाते थे. निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरीस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे. तो निदान यानी कम से कम सुट्टीमध्ये, कम से कम छुट्टी में तो तुम अपने बड़े शहर को छोड़कर ठंडी ठंडी हवा कहाँ होती है, हिल स्टेशंस पर जाना चाहिए या छोटे गांव में जाना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए. पक्षियांचे चिवचिवने, वहाँ तुमको क्या सुनने मिलेगा, बर्ड्स कैसे आवाज़ करती है. थवे निहारने, थवे यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मिलके आसमान में एक साथ उड़ते हैं तो उसको थवे बोलते हैं. निहारणे, उसको देखते रहना, ऑब्झर्व करते रहना. तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज़ ऐकणे. और शहर में तो कोई जानवर की आवाज़, कुत्ता और बिल्ली पेट के अलावा तो हमको सुनने नहीं मिलती है. तो गांव की तरफ जाएंगे तो वहाँ जंगल की तरफ अलग अलग जानवरों की आवाज़ हमको सुनने मिलेगी. हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो. ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है. तो जो गांव साइड में रहते हैं उनको ये सब एक्सपीरियंस हुआ होगा. मोकळे आकाश, खुला आसमान, वाहती नदी, बहती हुई नदी आणि झाडे और बहुत सारे पेड़ आपल्यासाठी गमतीचा नजरानाच आणत असतात. अपने लिए गमतीचा, बहुत ही मज़े का नजराना, बहुत ही अच्छा देखने वाली चीज़, बहुत कीमती चीज़ हमारे लिए लाते रहते हैं. ऐसा नजराना शहरों में नहीं मिलता. त्याची मज़ा तुम्ही लुटली पाहिजे. तो इसकी मज़ा तो तुमको लूटनी ही चाहिए. माझ्यापुरता बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो. अब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं अभ्यास में यानी पढ़ाई लिखाई में तो उतना अच्छा नहीं था. मला खेळायला मात्र आवडायचे, हां, लेकिन खेल में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती. और बैडमिंटन की आवड, बैडमिंटन की पसंद तो मुझे बहुत छोटी उम्र से ही हो गई थी. निरनिराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना. निरनिराळी यानी बहुत सी अलग अलग, चषक यानी ट्रॉफीज़ और ढाली यानी शील्ड, यानी दो अलग अलग तरीके की ट्रॉफीज़ होती है. एक शील्ड की शेप में होती है, ढाल के शेप में होती है, और एक ऐसा कप के शेप में होती है. तो ये दोनों चीज़ें लिए हुए मेरे कितने सारे फ़ोटो तो तुमने देखे ही है. सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू होऊ शकला. तो मैं इतना अच्छा जीतने वाला खिलाड़ी, सफल खिलाड़ी कैसे बना, सातत्याने परिश्रम करूनच.
सातत्य, कंटिन्यूस परिश्रम, मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत करके ही मैं इतना अच्छा खिलाडी बना और कोई आसान तरीका नाही आहे. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले. इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी अपने देश का मैंने रिप्रेजेंटेशन किया. मला अर्जुन पुरस्कार मिळाले. मुझको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया. बहुत ही बड़े सम्मान की बात है. तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे. तो अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एडवाइस दे रहे हैं कि तुमको भी कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए. मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे. वो कोई भी खेल होने दो, जो भी आपको पसंद हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी खेलो, लेकिन खेल ज़रूर खेलो. खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते. अब खेल खेलने से भी हमको ज़िंदगी में क्या सीखने मिल सकता है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ू है. तो खेल खेलने से हमारी ज़िंदगी में शिस्त आती है, डिसिप्लिन आता है. खेल से क्या होता है, सबसे पहला फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आता है. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे, ते खेळ आपल्याला शिकवतात. ज़िंदगी में कैसे ही सर्कमस्टेंसेस आ जाए, उसके अंदर हमको क्या करना चाहिए. अगर हारने भी लग गए, खेल में बहुत सी बार हम हारने लगते हैं, तो फिर कैसा हारना चाहिए. यानी ज़िंदगी के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आएंगे तो उसको कैसा हैंडल करना है, ये खेल के अंदर से हमको सीखने मिल सकता है. यानी अगर हारो तो अच्छे तरीके से हारो. यानी ऐसा नहीं कि बहुत से लोग हारने के बाद में झगड़ा शुरू कर देते, चीटिंग शुरू कर देते. ऐसा नहीं. हार गए तो ईमानदारी से हार जाओ, और जीत गए तो उसका मज़ा लूटो. और डिसिप्लिन खेल के अंदर से हमको सीखने मिलेगा. खेल के रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो उसी के हिसाब से खेलना पड़ता है, तो एक डिसिप्लिन आता है हमारे अंदर. ये सब खेल के फायदे हैं. ते खेळ आपल्याला शिकवतात. जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंद ही मिळवून देतात, और अगर जीत गए तो जीतने की तो एक अलग ही खुशी है, वो भी मिलती है. यानी जीत हो या हार हो, ज़िंदगी के हर अनुभव को कैसा गुजारना है, ये खेल से हमको सीखने मिलेगा. प्रत्येकाने दररोज काहीतरी व्यायाम केलाच पाहिजे. अब दूसरी एडवाइस, हर एक को, प्रत्येकाने हर रोज़ को, दररोज हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए. व्यायाम, एक्सरसाइज. पहली एडवाइस क्या थी, कुछ ना कुछ खेल खेलो, और दूसरी एडवाइस एक्सरसाइज ज़रूर करो. मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका. मेरे पास वक्त नहीं है, ये रीज़न आप मत दो. नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का, वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का, टाइम नहीं है ऐसा बोल के कोई आदमी खाना छोड़ता है क्या. दोन्ही जेवणांसाठी, दोनों वक्त के खाना खाने के लिए कसा बरोबर वेळ मिळतो, कैसा अपने को बराबर वक्त मिल जाता है. कितना ही बिजी आदमी हो, दो वक्त का खाना खाने के लिए तो वक्त निकालता ही है. मी म्हणतो ते पटते का तुम्हाला. मैं जो कह रहा हूँ ये तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या. जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 67व्या वर्षीसुद्धा मला जेवावेसे वाटत नहीं. तो वो बता रहे हैं, वो खिलाड़ू है, इतना उन्होंने ज़िंदगी भर एक्सरसाइज किया है कि उनके उम्र के 66वें साल में भी अगर उन्होंने कुछ व्यायाम नहीं किया उस दिन, तो उस दिन उनको खाने की इच्छा ही नहीं होती. यानी इतना व्यायाम को उनका जिस्म आदी हो चुका है. तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळांतून कॉलेजात जाल, तसा तसा तुम्हाला कमी कमीच वेळ राहणार आहे. तो अब जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, स्कूल से कॉलेज में जाओगे, तो वक्त तो तुम्हारे पास कम ही रहने वाला है. तुम्हारी सब मशगूली तो बढ़ते ही जाने वाली है, पढ़ाई बढ़ने वाली है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है. तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजेत. लेकिन फिर भी रोज़ तुमको एक्सरसाइज के लिए घंटा 2 घंटा निकालना ही चाहिए. मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, फिर वो व्यायाम तुम कैसे भी कर सकते हो. खुले मैदान में करो व्यायाम, एखाद्या क्लबातील असो, कोई क्लब में जाके कोई गेम खेल लो, किंवा खास व्यायामासाठीच असलेल्या जिममधला असो, कि खास एक्सरसाइज करने के लिए जो जिम बने होते हैं उसमें जाके एक्सरसाइज कर लो. कैसे भी करो, लेकिन करो ज़रूर. आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजांमध्ये शिकवून येत नसते, होय ना. अब ये ज़िंदगी की एक बहुत ही, यानी बच्चों को एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ज़िंदगी की हर चीज़ तुमको स्कूल में, कॉलेज में सीखने तो नहीं मिलेगी, है ना. म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा.
इसलिए जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम खुद अपने खुद के टीचर बन जाओ। हर चीज़ स्कूल टीचर से या कोई तुमको हर चीज़ बैठकर बच्चों के जैसा नहीं सिखाएगा। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खुद सीखना पड़ती है। ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से इंसान बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, ऑब्ज़र्व करके सीखता है। तो तुम भी इसी तरीके से अपने टीचर खुद बन के बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखने को देखो। फिर वो क्या बता रहे हैं आगे, टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपले आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना। अब टेनिस खेल का एक एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों को कि टेनिस खेल में जब सामने वाले ने बॉल को मारा है तो अब वो बॉल लाइन के अंदर गिरने वाला है कि लाइन के बाहर गिरने वाला है, ये इंस्टेंट फैसला सामने वाला स्पोर्ट्स पर्सन करता है। तो अगर लाइन के अंदर गिरा है तो उसको खेलना पड़ेगा और लाइन के बाहर गिरा है तो उसको छोड़ देता है। तो इसी तरीके से हमको ज़िंदगी में अपने आप को ट्रेन करके अच्छी और बुरी चीज़ें समझना है। तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे। तो एक्चुअल ज़िंदगी में भी इसी तरीके से हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये हमको खुद समझना चाहिए। जैसे टेनिस में हम इंस्टेंट फैसला लेते, कोई बताता नहीं है वहाँ पर। म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे। इसका मतलब क्या है, तुम अपने आप पर डिपेंड रहना सीखो। यानी किसी और पे हर चीज़ के लिए डिपेंड मत रहो कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए फ़ैसला करेगा। स्वावलंबी झाले पाहिजे। स्वावलंबी खुद अपने आप पे डिपेंड रहना। तो तुमको क्या बनना है बच्चों, स्वावलंबी बनना है। फिर लास्ट में उन्होंने क्या और एडवाइस दिया है, आता आपण तिसऱ्या सहस्रकामध्ये प्रवेश करत आहात। अब हम तीसरे जो है युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीसरा युग कैसा हुआ, पहला युग तो जो पुराना ज़माना था और दूसरा युग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना हो गया। अब ये तीसरा युग किसका है, इंफॉर्मेशन का युग है। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशंस और यहाँ से वहाँ जाने की साधनें बहुत एडवांस हो गई है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एज। तो इस एज में तुम प्रवेश कर रहे हो। संपर्क माध्यमे, दळणवळण आणि संदेश वहनाचा आवाकाही वाढतो आहे। संपर्क माध्यमे एक दूसरे से कांटेक्ट करने की चीज़ें, मीडियम्स, दळणवळण आना जाना, और संदेश वाहने एक दूसरे को मैसेज भेजने की वाहने, मैसेज भेजने की तरीके आवाकाही वाढतो आहे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। आजकल तो मोबाइल से मैसेज कर दो, इंटरनेट से ईमेल कर दो, फ़ौरन यहाँ से वहाँ 1 सेकंड में मैसेज चला जाता है। आता आपल्या घरी बसल्या जागी अब हमको अपने घर बैठे हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते। तुमको ईमेल से और इंटरनेट से बटन दबाते ही हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अपने दोस्तों के साथ और कुटुंबियांशी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ व्यक्तिगत संपर्क जो तुम्हारा पर्सनल कांटेक्ट है इसको टूटने मत दो। इन्फॉर्मेशन एज का ये मतलब नहीं कि सबसे नाता तोड़ के हम अकेले कंप्यूटर के सामने बैठ जाए, सिर्फ ईमेल पे ही बातें करें, नहीं। जो पर्सनल कांटेक्ट है वो उसको भी मेंटेन करना चाहिए, खासकर दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने बताई है। येत्या सहस्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा। तो इस आने वाले युग के लिए मेरी तरफ से तुमको शुभेच्छा, तुमको आशीर्वाद, यानी मेरी अच्छी इच्छाएं, गुड विशेस तुम्हारे साथ में है। सप्रेम तुमचा आजोबा। तो बहुत ही प्रेम के साथ तुम्हारा आजोबा, तुम्हारा ग्रैंडफादर। तो यहाँ दिख रहा है ये बैठकर लेटर लिख रहे हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इस लेटर में बताई है अपने बच्चों को। तो क्योंकि वो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनको व्यायाम का भी इम्पोर्टेंस मालूम था, खेल का भी इम्पोर्टेंस मालूम था, और उसके साथ साथ ज़िंदगी में खुद अपने शिक्षक बनना, अपने आप पे अपने पैरों पर खड़े होना, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने छोटे ग्रैंड चिल्ड्रंस को समझाई है। तो ये हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए इस लेटर को हमारे लेसन में इंक्लूड किया गया है।
तो हमको ये सारी चीज़ें समझकर उसको अपनाना चाहिए। तो इस लेटर को आप लोग बच्चों अच्छे से रीड कर लो, समझ लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।